जय हिंद फ्रेंड्स, मेरा नाम है दीपक। आज हम देखेंगे द हिंदू न्यूज एनालिसिस चाणक्यस एमसीक्यूज एंड मेंस आंसर राइटिंग 7 जुलाई 2021 के। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट स्टेटमेंट, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइंस इट्स बेसिक स्ट्रक्चर इन टर्म्स ऑफ फेडरलिज्म, सेक्युलरिज्म, फंडामेंटल राइट्स एंड डेमोक्रेसी। क्या लगता है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में बेसिक स्ट्रक्चर की डेफिनेशन दी हुई है क्या? व्हाट डू यू थिंक? सेकंड, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर जुडिशियल रिव्यू टू सेफगार्ड द सिटीजन्स लिबर्टीज एंड टू प्रिजर्व द आइडियल्स ऑन विच द कॉन्स्टिट्यूशन इज बेस्ड। इसका मतलब यह है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जुडिशियल रिव्यू का प्रोविजन प्रोवाइड करता है, जिसके तहत कोर्ट्स जो हैं वो सिटीजन्स की लिबर्टीज और उसके साथ साथ जो आइडियल्स रहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, उसे प्रिजर्व करने में मदद करती है। क्या लगता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट गिवन आर करेक्ट? वन ओनली, टू ओनली, बोथ वन एंड टू, या नेदर वन नॉट टू? अब देखिए इस इशू क्या है, फ्रेश स्ट्रिंग्स ऑफ फेडरलिज्म एज अ न्यू पॉलिटिक्स। अब इनमें इनका कहना है, जो आर्टिकल जिन्होंने लिखा है उनका कहना है कि गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स के तहत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया, तो पहले इन्हें कहा कि हम आपको कंपेंसेशन प्रोवाइड करेंगे स्टेट्स को, लेकिन उसके बाद कहा कि आपको लोन लेने की जरूरत पड़ेगी। उसके साथ साथ फिर बैटल्स लाइक वेस्ट बंगाल के चीफ सेक्रेटरी को बुला लिया गया था। उसके साथ साथ फिर कंट्रोवर्शियल रेगुलेशंस लाए गए थे लक्षद्वीप में। ऐसे बहुत सारी चीजें हो रही हैं, जिसमें आपने ये भी सुना होगा, वन नेशन वन मार्केट, वन नेशन वन राशन कार्ड, वन नेशन वन ग्रिड। ऐसी बहुत सारी बातें चल रही हैं जिसमें यूनिफॉर्मिटी लाने की कोशिश की बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। अब देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने बहुत ज्यादा ऑथराइज है, इसका मतलब अभी उनके पास पूरी की पूरी ऑथोरिटी है, मेजोरिटी है। अब इसीलिए नॉट जस्ट इन पार्लियामेंट, बस उनके पास मेजोरिटी ना स्टेट्स के अंतर्गत भी उनके पास बहुत ज्यादा मेजोरिटी है। अब स्टेट्स भी क्या नहीं करती हैं, अगर बड़े बड़े इन्फ्लुएंशियल लीडर्स रहें तो उन्हें स्टेट्स ज्यादा कन्फ्लिक्ट क्रिएट ना करने के लिए उनकी भी बात में हाँ मिलाती हैं, और हमेशा यस यस बिहेवियर उनका रहता है। तो आपने देखा होगा कि सेंटर में बीजेपी गवर्नमेंट है और मोस्ट स्टेट्स में क्या है, बीजेपी गवर्नमेंट है। इसकी वजह से जो फेडरलिज्म के राइट्स हैं स्टेट्स के, वो जा रहे हैं ना, तो भी जो स्टेट्स है ना वो ज्यादा कन्फ्लिक्ट नहीं क्रिएट कर रही हैं, आर्ग्यूमेंट्स नहीं कर रही हैं सेंटर के साथ। वो बोल रही हैं हाँ जैसा मोदी जी बोले वैसा। अब देखिए इनका कहना है कि यूनियन गवर्नमेंट का जो आइडियोलॉजिकल नैरेटिव है, जिसमें गवर्नमेंट क्या कर रही है, फिस्कल सेंट्रलाइजेशन कर रही है। अब आपने 15th फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट भी देखी होगी, जिसमें सेंट्रलाइजेशन के बहुत ज्यादा प्रोविजन थे। उसके साथ साथ जीएसटी भी देखा होगा, जीएसटी में जो स्टेट्स के राइट्स थे ना, उनका पूरा का पूरा हनन कर दिया गया है। ऐसी तरीके से क्या हो रहा है, फेडरलिज्म की पूरी आप बोल रहे हो कि जो शाखा है, जो मेन रूट है ना, उसको धीरे धीरे करके निकाल दिया जा रहा है। अब देखिए और हैं जिसमें कश्मीर का जो स्टेटस था, कश्मीर का जो फुल स्टेट का स्टेटस था वो हटा दिया गया। उसके साथ साथ जो दिल्ली का जो एक्ट था, जिसमें लेफ्टिनेंट गवर्नर को क्या दे दी गई, पावर दे दी गई गवर्नमेंट की, और जो मेन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल की, उसका पूरा का पूरा पावर हटा दिया गया। अब इसका मतलब क्या हुआ, देखिए इवन आफ्टर दैट चीफ केजरीवाल ने क्या नहीं किया, ज्यादा अपोज नहीं किया, बहुत ज्यादा अपोजिशन नहीं किया, जैसे कि कोalition गवर्नमेंट के टाइम पे अपोजिशन होता था। तो इससे क्या पता चलता है कि सेंटर की जो अथॉरिटी है ना, वो बहुत ज्यादा यूनिफाइंग और बहुत ज्यादा यूनिफॉर्मिटी हो गई है। इसकी वजह से ये बहुत ज्यादा मुश्किल है कि हम क्या करें, फेडरलिज्म को वापस लाएं। अब देखिए इनका कहना है कि एक फेडरल फ्रंट बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है, जो फेडरलिज्म के प्रिंसिपल्स है ना, उनकी रक्षा, उनकी प्रिजर्वेशन करने में क्या करे, मदद करे। अब इनका कहना है कि जो कोर्ट है ना, वो भी फेडरलिज्म की प्रिजर्वेशन और रक्षा करने में क्या रहा है, असहाय रहा है। कोर्ट भी ज्यादा कुछ नहीं कर पा रहा है। इसीलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो स्टेट्स है ना, नॉन बीजेपी स्टेट्स और बीजेपी स्टेट्स भी आप बोल दीजिए, वो क्या है, एक साथ आए और एक फेडरल फ्रंट बनाए, जिसमें वो जो फेडरलिज्म के जो राइट्स हैं, जो उनके अधिकार हैं, उसके ऊपर क्या किया जाए, उनके वो मतलब उनको राइट्स को असर्ट किया जाए कि ये अधिकार हमारे हैं। जो फिजिकल अधिकार है, जो पैसे के अधिकार है, जो फंड्स के अधिकार है, जो लेजिस्लेटिव अधिकार है, जैसे कि फार्म बिल्स हो गए। अब देखिए फार्म बिल्स क्या हुआ है, सेंटर ने खुद ही पास कर दिए। अब फार्म जो एग्रीकल्चर है वो स्टेट सब्जेक्ट है और स्टेट्स के पास इसकी अथॉरिटी होनी चाहिए, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर रही है, इसे इम्पोज कर रही है। तो ये बहुत ही बिल्कुल भी क्या है, गलत है। इसके लिए स्टेट्स को क्या करने पड़ेंगे, अपने राइट्स का असर्ट करना पड़ेगा, अपने राइट्स को मांगना पड़ेगा सेंट्रल गवर्नमेंट से, तभी जाके उनको अपने जो राइट्स हैं वो प्रॉपर ढंग से मिलेंगे। अब देखिए कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी फेडरलिज्म, सेक्युलरिज्म, ये कहीं पे भी बेसिक स्ट्रक्चर डिफाइन नहीं किया गया है। केशवानंद भारती के केस में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने पहली बार बेसिक स्ट्रक्चर की क्या रखी थी, डॉक्ट्रिन रखी थी।
इसीलिए जो बेसिक स्ट्रक्चर की वो जुडिशियली इनोवेटेड डॉक्ट्रिन है। क्या है? जुडिशियरी इनोवेटेड डॉक्ट्रिन है। ये कहीं पे भी कॉन्स्टिट्यूशन में, पार्लियामेंट में इसकी बातें कहीं नहीं की गई है। ये किसने लाया है? सबसे पहली बार केशवानंद भारती के केस में जुडिशियरी ने लाया था। और सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल भी सही है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर्टिकल 13 और आर्टिकल 32 के तहत क्या करता है? जुडिशियल रिव्यू का अधिकार प्रोवाइड करता है। किसको? वेरियस टाइप ऑफ कोर्ट्स को, जिसमें सुप्रीम कोर्ट आती है, हाई कोर्ट आती है। इसके तहत जो कोर्ट्स हैं वो लेजिस्लेटिव या तो फिर जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स हैं गवर्नमेंट के, उसे क्या कर सकती है? अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर सकती है, अगर वो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ, मतलब अगर आप बोल सकते हो कि कॉन्स्टिट्यूशन की धारणा के हिसाब से या फंडामेंटल राइट के हिसाब से ना हुए तो। ओके, तो इसका आंसर क्या है? टू ओनली। इसके बाद देखिए सेकंड क्वेश्चन, दौलत बेग ओल्डी which was recently in news with context of India and China relations is which of the following। अब पूछा है कि दौलत बेग ओल्डी, ये अभी न्यूज में था इंडिया चाइना कन्फ्लिक्ट के लिए। आपको पता होगा गलवान के जो सबसे पहला कन्फ्लिक्ट हुआ था वो दौलत बेग ओल्डी की वजह से ही हुआ था। तो वो आखिर कन्फ्लिक्ट किसके बारे में था? वो रोड के बारे में था, एयरपोर्ट के बारे में था, रेलवे या नेशनल पार्क? अब देखिए इन्होंने बताया है कि चाइनाज गेम प्लान। अब चाइना, इनका कहना है कि जो चाइना है ना, वो तिब्बत में अपना जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, रोड, अब आपको पता होगा चाइना ने रिसेंटली सबसे बड़ी रेलवे लाइन तिब्बत में क्या की? ओपन की। उसके साथ साथ जो उसका एविएशन का इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, वो भी क्या कर रहा है? बहुत ज्यादा मजबूत कर रहा है। अभी फिलहाल में रिसेंट में, क्योंकि तिब्बत बहुत ज्यादा, आप बोल सकते हो कि ऐसे रिमोट टेरेन पे है, टेरेन मतलब 5000 6000 मीटर ऊपर है, इसलिए चाइना के पास इतना फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर वहां पे मौजूद नहीं है। तो चाइना क्या कर रहा है? इंडिया के साथ टाइम बाइंग टेक्निक्स खेल रहा है, जिससे वो क्या कर रहा है? पहले बोल रहा है कि हाँ हम डीएस्केलेट करेंगे सिचुएशन को, और फिर से उसे एस्केलेट कर दे रहा है। तो इस वे में चाइना क्या धीरे धीरे अपने जो, आप बोल सकते हो कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, उसे बहुत ज्यादा मजबूत कर रहा है। इनका कहना है कि चाइना क्या, इंडिया क्या करे, इंडिया भी क्या करे, धीरे धीरे अपना जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसे चाइना को काउंटर करने के लिए अपना इंफ्रास्ट्रक्चर इन एरियाज में बढ़ाना स्टार्ट कर दे। तो आपको पता होगा चाइना ने सबसे पहले दौलत बेग ओल्डी रोड है वो बनाया था। इसी के थ्रू क्या हुआ था? गलवान में क्लैशेस हुए थे। चाइना का कहना था, चाइना की जो पीएलए की ट्रूप्स है उनका कहना था कि ये जो रोड है ना वो हमारे एरिया में आ रहा है, लेकिन इंडिया का कहना था ये हमारे टेरिटोरियल जुरिडिक्शन में आता है, इसीलिए हम ये रोड यहाँ पे बना रहे हैं। तो इसका मेन क्रक्स यही है कि चाइना का जो गेम प्लान है वो यही है कि ज्यादा से ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किया जाए इन एरियाज में, और धीरे धीरे फिर क्या की जाए? अपनी बाउंड्रीज को एक्सटेंड किया जाए तिब्बत की एरियाज में। ओके, इसके बाद देखिए थर्ड क्वेश्चन, सिलेक्ट द करेक्ट अल्टरनेटिव। फर्स्ट है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर इज अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट ऑन रिकमेंडेशन ऑफ हाई पावर्ड कमिटी कंसिस्टेड ऑफ प्राइम मिनिस्टर, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा। अब इसका मतलब ये है कि इलेक्शन कमिश्नर जो है वो प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ हाई पावर्ड कमिटी, जिसमें प्राइम मिनिस्टर, सीजीआई और लीडर ऑफ अपोजिशन होते हैं। क्या लगता है ऐसा सही में है क्या? सेकंड, chairman of CBI, that is Central Bureau of Investigation, is appointed by president on recommendation of council of minister। मतलब जो सीबीआई का चेयरमैन है वो प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, किसकी रिकमेंडेशन पे? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की। क्या लगता है? ए वन ओनली, टू ओनली, वन एंड टू, या नेदर वन नॉट टू? अब इनका कहना है, इशू ये है कि बहुत सारी जो टॉप गवर्नमेंट की जो पोस्ट है ना, वो बहुत सारे मंथ से, आप बोल सकते हो 6 महीने से, 1 साल से क्या है? वैकेंट है। उन्होंने बताया है कि कौन कौन, इससे क्या होता है? इससे क्या होता है? जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका मॉरल जो सपोर्ट है वो बहुत ज्यादा डाउन हो जाता है, और ऑर्गेनाइजेशन प्रॉपर ढंग से काम नहीं कर पाती है। और हर एक ऑर्गेनाइजेशन का ना अपना एक महत्व है, अपनी एक वैल्यू है, जो वो क्या करती है? गवर्नेंस में बहुत ज्यादा वैल्यू दिखाती है। अब देखिए गवर्नेंस ही अगर पूरा ठप हो जाएगा, अगर उसका लीडर ही नहीं होगा, तो ऑब्वियस सी बात है गवर्नेंस पूरा ठप हो जाएगा, और जो नीचे लोग हैं ना उनको वेलफेयर सर्विसेज प्रॉपर ढंग से नहीं मिल पाएगी। अब देखिए जैसे ह्यूमन राइट्स कमीशन का जो चेयरमैन था ना, एचएल दत्तू ने जब से रिजाइन किया, उसके बाद 6 महीने के बाद उन्होंने उसे अपॉइंट ही नहीं किया। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के चेयरमैन को 6 से 7 महीने तक अपॉइंट नहीं किया गया। रिसेंटली चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने क्या किया था? उनका जो समय हो गया था, रिटायरमेंट ली थी, उसके बाद 3 से 4 महीने बाद क्या हुआ? जो नया चेयरमैन है ना उसे अपॉइंट किया गया। अब देखिए अगर चेयरमैन चीफ इलेक्शन कमिश्नर ही नहीं होगा, तो जो बाकी के चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स होंगे उनके बीच में अगर कुछ विवाद होता है तो उसे सॉल्व कैसे किया जाएगा आप बताइए? क्योंकि इसका जो डिसीजन रहता है ना वो वोटिंग के बेस पे रहता है, कंसेंसस के बेस पे रहता है। मतलब 3 में 2 वोट आते हैं तो उस पर क्या होगा? वो डिसीजन को अलॉट, मतलब एग्री किया जाएगा। अगर इसमें से वोट अगर नहीं आते हैं, एक ही वोट आता है, तो उसको क्या कर दिया जाएगा? हटा दिया जाएगा।
तो अगर ऐसे अगर कन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन आती हैं तो उस टाइम पे क्या किया जाएगा। तो इसीलिए एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक राइट, जो आपको पता है सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन है, उसने सुप्रीम कोर्ट में क्या की थी, याचिका भी दायर की थी कि जो इलेक्शन कमिश्नर है ना, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर, इनका जो अपॉइंटमेंट है ना वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ना करे बल्कि हाई पावर्ड कमिटी करे, ताकि जो इनका इंडिपेंडेंस है ना वो क्या रहे, बना रहे। अब देखिए चीफ इलेक्शन मतलब इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर क्या हुए थे, बियास, पार्टीसनशिप के बहुत ज्यादा क्या हो रहे थे उनके ऊपर, बहुत ज्यादा लोग बोल रहे थे कि हाँ ये पार्टीसन है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इसीलिए ये पार्टीसनशिप हटाने के लिए, ताकि चीफ इलेक्शन इलेक्शन आप बोल सकते हो कि इलेक्शन कमीशन प्रॉपर फेयर एंड फेयर ढंग से क्या कर सके, काम कर सके, उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि वो इंडिपेंडेंट रहे। अब इनका कहना है कि इंडिपेंडेंसी ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर और उसके साथ साथ इलेक्शन कमीशन पूरी वो धीरे धीरे क्या हो रही है, कम हो रही है। और उसके साथ साथ फिर उन्होंने बताया है कि जो 40 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं उनके जो वाइस चांसलर्स हैं ना उनको अभी तक अपॉइंट नहीं किया जा रहा है, और ऐसी लगभग 50% इंस्टीट्यूशंस हैं जिसके जो चीफ्स हैं ना, जो या तो फिर लीडर्स हैं, उनको अपॉइंट नहीं किया गया है। इसकी वजह से इनका कहना है कि जो मॉरल्स है ना उसके वो क्या होते जाते हैं, डिग्रेड होते जाते हैं, और उसके साथ साथ आप बोल सकते हो कि गवर्नेंस में भी बहुत ज्यादा धक्का होता है। अब देखिए जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है ना उसे अपॉइंट डायरेक्टली काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का प्रेसिडेंट करता है ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर या तो फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो बिल्कुल भी गलत है। और सेकंड भी क्या है, चेयरमैन ऑफ सीबीआई इज अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो ये गलत है। आपको पता होगा कि सीबीआई का जो चेयरमैन है ना उसे अपॉइंट करने के लिए हाई पावर कमिटी है, जिसमें कौन कौन आते हैं, पीएम आता है, उसके बाद सीजीआई आता है, और उसके साथ साथ अपोजिशन आता है, लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा। अब इनके लिए हाई पावर्ड कमिटी है, लेकिन इलेक्शन कमिश्नर जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्गेनाइजेशन है उसके लिए कोई हाई पावर्ड कमिटी नहीं है। उसकी अपॉइंटमेंट डायरेक्टली कौन करता है, प्राइम मिनिस्टर करता है ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर या तो फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है। तो यहाँ पे दोनों भी रॉन्ग है। इसका आंसर क्या है, डी, नेदर वन नॉर टू। ओके, फोर्थ क्वेश्चन देखिए, हाउ मेनी स्टेट्स इन इंडिया करंटली हैव लेजिस्लेटिव काउंसिल। मतलब इंडिया में को कितने स्टेट्स के पास अभी लेजिस्लेटिव काउंसिल है। ए देखिए 4, 5, 6, 7, क्या लगता है। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, सिलेक्ट द करेक्ट अल्टरनेटिव। द पार्लियामेंट कैन एबॉलिश अ लेजिस्लेटिव काउंसिल वेयर इट हैज ऑलरेडी एग्जिस्ट और क्रिएट इट वेयर इट डज नॉट एग्जिस्ट बाय अ सिंपल मेजोरिटी। मतलब पार्लियामेंट लेजिस्लेटिव काउंसिल को बना भी सकती है और मिटा भी सकती है जस्ट बाय अ सिंपल मेजोरिटी, दैट इज मेजोरिटी ऑफ द मेंबर्स ऑफ ईच हाउस प्रेजेंट एंड वोटिंग if legislative assembly of the concerned state by special majority passes a resolution to that effect। मतलब अभी यहाँ पे दो स्टेटमेंट दिए गए हैं एक ही सेंटेंस में। पार्लियामेंट इस लेजिस्लेटिव काउंसिल को सिंपल मेजोरिटी से बना सकती है या फिर बिगाड़ सकती है अगर मेजर मतलब वहां की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उसने अगर स्पेशल मेजोरिटी से क्या किया हो, रिजोल्यूशन पास किया हो। तो क्या लगता है, सही है या गलत है। सेकंड देखिए, अंडर आर्टिकल 171 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ स्टेट shall not have more than one third of the total strength of the state assembly and not less than 40 members। मतलब आर्टिकल 171 के हिसाब से जो लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाया जा रहा है उसकी जो टोटल मेंबरशिप है वो 1/3 ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली होनी चाहिए। मतलब जो लेजिस्लेटिव असेंबली है, विधानसभा है, उसकी मतलब पूरी की पूरी 1/3 होनी चाहिए विधान परिषद। क्या लगता है, और जो मिनिमम मेंबर्स हैं वो एटलीस्ट 40 होने चाहिए। सही है या गलत है। ऑप्शन देखिए 1 ओनली, 2 ओनली, 1 एंड 2 या नेदर वन नॉर 2। अब देखिए बंगाल ने क्या किया है, लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाने के लिए रेजोल्यूशन पास कर दिया है बाय स्पेशल मेजोरिटी। ओके, तो सबसे पहले जो स्टेट है ना उसको स्पेशल मेजोरिटी से रेजोल्यूशन पास करना पड़ता है अंडर आर्टिकल 169। बाद क्या होता है, जो सेंट्रल मतलब पार्लियामेंट होती है वो क्या कर सकती है, बाय सिंपल मेजोरिटी लेजिस्लेटिव असेंबली को बनाने की जो अनुमति है वो दे सकती है या तो फिर उसे हटा भी सकती है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, सेकंड भी बिल्कुल करेक्ट है। जो आर्टिकल 171 है उसके अनुसार लेजिस्लेटिव काउंसिल की जो मेंबरशिप है वो 1/3 होनी चाहिए लेजिस्लेटिव असेंबली के, और जो मिनिमम मेंबरशिप है वो एटलीस्ट 40 मेंबर्स होनी चाहिए। तो इसका आंसर सी है 2। और इसके साथ साथ इंडिया की जो करंट लेजिस्लेटिव काउंसिल है ना जितने स्टेट्स के पास, तो वो है 6। अब इसमें आते हैं देखिए महाराष्ट्र, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, कर्नाटका, और आता है कर्नाटका के साथ दो और स्टेट्स आते हैं। इसमें अभी जम्मू एंड कश्मीर है उसे हटा दे दिया गया था। कर्नाटका भी आता है, तेलंगाना, महाराष्ट्र, यूपी, और दो स्टेट्स आप देख लीजिएगा। और रिसेंटली किसने, और एक आंध्र प्रदेश है। ओके, आंध्र प्रदेश और एक कोई तो भी स्टेट है मुझे याद नहीं आ रहा है।
तो अभी किसने किया? वेस्ट बंगाल ने किया, लेकिन अभी तक हमने उसे गिना नहीं है क्योंकि अभी तक लेजिस्लेटिव काउंसिल वहां पे बना नहीं है। ओके, सिक्स्थ देखिए, ग्रैंड इथियोपियन रेनेसांस डैम विच वाज रिसेंटली इन न्यूज इज इन कॉन्फ्लिक्ट इन विच कंट्री? अभी क्वेश्चन है कि ग्रैंड इथियोपियन रेनेसांस डैम जो है वो कौन कौन सी कंट्रीज के इसमें कॉन्फ्लिक्ट में है? तो ए देखिए, इजिप्ट, इथियोपिया एंड सूडान। बी, इथियोपिया, सूडान एंड साउथ सूडान। सी, इजिप्ट, कॉन्गो एंड केनिया। या डी, केनिया, कॉन्गो एंड नामीबिया। अब ऐसे क्वेश्चन बहुत बार पूछने के चांसेस हैं, तो इसके ऊपर भी आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। इथियोपिया रिज्यूम्स डैम, इजिप्ट एंड सूडान हैज अपोज द प्रोजेक्ट। अब इथियोपिया क्या कर रहा है? ये देखिए, इथियोपिया यहाँ पे है, उसमें आता है हॉर्न ऑफ अफ्रीका में इथियोपिया। अब यहाँ पे क्या बन, ब्लू नाइल रिवर है। ब्लू नाइल मतलब जो नाइल रिवर है, दुनिया की सबसे लॉन्गेस्ट रिवर, लार्जेस्ट रिवर, उसकी एक ट्रिब्यूटरी है जिसका नाम है ब्लू नाइल। वहां पे क्या बनाया जा रहा है? ये डैम बनाया जा रहा है जो कि अफ्रीका का सबसे बड़ा डैम है, अफ्रीका का सबसे बड़ा डैम। तो वो इथियोपिया में ग्रैंड इथियोपियन रेनेसांस डैम के नाम पे जाना जाता है। तो जो कि ऊपर की जो स्टेट्स है ना, जिसमें आता है सूडान और उसके साथ साथ इजिप्ट, इनका कहना है कि ये डैम बिल्कुल नहीं बनाने चाहिए। अगर ये डैम बनता है तो जो हमारे यहाँ पे पानी आने वाला है वो क्या हो जाएगा? बिल्कुल भी कम हो जाएगा। इसीलिए जो ये कॉन्फ्लिक्ट है ना, ये यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में भी क्या गया है और इसके ऊपर यूएनएससी क्या लेने वाली है? डिसीजन लेने वाली है। तो यहाँ पे देखिए, ये सूडान है और इजिप्ट है और इन तीनों के बीच में क्या है? ये कॉन्फ्लिक्ट है। इसलिए इसका आंसर क्या है? इजिप्ट, इथियोपिया एंड सूडान। ओके, तो आज का सेशन हम यहीं फिनिश करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और आप प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।